नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 8 फरवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया हुआ है आज के एपिसोड में। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि अनुपमा और किंजल आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां किंजल ये कह रही होती है कि बिना बात के आज इश्यू हो गया मम्मी। अनुपमा फिर इधर से बोलती है कि वही तो देखना, लोग छोटी छोटी खुशियों से इतना नाराज़ होते हैं, किस लिए? ताकि खुद की नज़रों में खास बने रहें। किंजल फिर इधर कहती है कि कितनी अजीब बात है ना मम्मी, पूरा देश पानी पूरी खाता है और जो बड़े लोग पानी पूरी नहीं खा पाते, मन तो उनका भी तो करता होगा ना। और अगर एक आध बर्तन धो लिया तो कौन सी आफत आ गई। अनुपमा फिर इधर से बोलती है कि और यही लोग जब श्रीनाथ जी के मंदिर जाते होंगे ना, तब वहाँ पर बराबर लाइन में बैठकर भंडारे का प्रसाद खाते होंगे, तब भेदभाव नहीं दिखता उनको। खाना खाने के बाद खुद की तो क्या, बाजू वाले की प्लेट भी उठा लेंगे, और श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे हैं तो जाके सबकी झूठी प्लेट्स भी धो लेंगे। भगवान की सेवा करो तो सही है, लेकिन इंसान की सेवा करो तो गलत। किंजल फिर इधर से बोलती है कि मम्मी, मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि ऐसी फैमिली में राही कैसे एडजस्ट कर पाएगी। तो इस बात पर इधर अनुपमा कहती है कि इसी बात का तो डर लगता है मुझे कि कहीं वो घर मेरी बेटी के लिए सोने का पिंजरा ना बन जाए। मतलब मानती हूँ कि हर घर के रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं, पर ऐसा भी क्या रूल कि खाने पे ही पाबंदी लग जाए। इसलिए राही अगर उनके मन के मुताबिक नहीं चल पाई तो उन्हें बहुत दिक्कत होगी, और अगर मेरी बेटी उनके सांचे में ढल गई ना, तो वो अपने आप को ही ना खो दे, जैसे मैंने अपने आप को खो दिया था। तभी ये राही ये बात पीछे से सुन लेती है और आकर अनुपमा को कहती है कि मम्मी, इतना क्यों सोच रही हैं आप? अरे उन लोगों को ये सब कुछ इसलिए अजीब लगता है क्योंकि उन लोगों ने लाइफ में ये सब कुछ देखा ही नहीं है, और उनको ये पसंद ही नहीं है कि उनके बच्चे ठेले पे जाके खाना खाए। लेकिन मुझे तो पसंद है ना, तो मुझे वो लोग मना नहीं करेंगे। और मम्मी, आपकी बेटी ससुराल में जाके ना तो कुछ गलत करेगी और ना ही कुछ गलत होने देगी। तभी अनुपमा इधर मन में ये सोचने लगती है कि तुझ पे तो भरोसा है बेटा, लेकिन हर वक्त एक डर सा लगा रहता है जैसे कुछ गलत होने वाला हो। सीरियल के अगले सीन में फिर कुठारी हाउस पे पंडित जी मोटीबा को ये बोल रहे होते हैं कि इस लड़की की कुंडली ऐसी है कि उसकी वजह से प्रेम पे कोई भारी कष्ट आ सकता है। सीधे सीधे कहूँ तो प्रेम की शादी अगर इस लड़की से हुई ना, तो प्रेम की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर फिर इधर मोटीबा ख्याति को कहती है कि ख्याति, जल्दी से अनुपमा जी को फ़ोन करो, हमें इसी वक्त उनसे मिलना है। दूसरे सीन में फिर आगे हम प्रेम को देखते हैं, जो कि फ़ोन पर शादी के डेकोरेशन की आइडिया सिलेक्ट कर रहा होता है, जो कि पर्पल कलर्स के होते हैं। फिर राही वहाँ आती है तो वो राही को वो आइडिया दिखाता है, तो राही इधर बोलती है कि पर्पल नहीं, वाइट ज़्यादा क्लासी लगेगा। प्रेम फिर इधर से बोलता है कि क्या बात कर रही हो राही, इंडियन वेडिंग्स पे ऐसे ब्राइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं। राही फिर बोलती है कि बट आई लाइक वाइट, क्योंकि वाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रेम फिर बोलता है कि ये बात मोटीबा के सामने मत कह देना, वरना वो चक्कर खाकर गिर जाएंगी। राय फिर बोलते हैं कि वैसे शादी के दिन शेरवानी में तुम बहुत हैंडसम लगोगी प्रेम। प्रेम भी फिर इधर से कहता है कि तुम भी शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लगोगी बेबी। फिर दोनों के बीच ऐसे ही कुछ रोमांटिक बातें चलती हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक लोहे की सीढ़ी प्रेम पे गिरने वाली होती है कि उसी वक्त राही उसे बचा लेती है। फिर उसके बाद इधर राही प्रेम को घबराते हुए पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना प्रेम, थैंक गॉड ये सीढ़ी तुम पे नहीं गिरी। फिर प्रेम इधर बोलता है कि थैंक्स टू यू राही, अगर तुम नहीं होती तो मेरा सर अब तक फट चुका होता, इसलिए तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। राही फिर इधर से बोलते कि और मैं होने भी नहीं दूंगी प्रेम, हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। फिर दूसरे सीन में इधर लीला बहन अनुपमा को आकर कहती है कि वसुंधरा जी का फ़ोन आया था अनुपमा, उन्होंने बुलाया है मिलने। बापूजी फिर इधर कहते हैं कि कहीं वो पानीपुरी वाली बात से नाराज़ तो नहीं है ना। बा फिर इधर से कहती है कि उनका कोई भरोसा नहीं, इतनी सी बात पे रिश्ता ना तोड़ दे। बापूजी फिर इधर बा को कहते हैं कि तू हमेशा उल्टा क्यों सोचती है, प्रेम और राही उनके रुकने से नहीं रुकने वाले। अनुपमा फिर इधर से बोलती है कि मुझे लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है। फिर दूसरी तरफ हम ख्याति को देखते हैं, जो कि पराग को बोल रही होती है कि आप बा को समझाइए ना कि प्रेम इन सब चीज़ों को नहीं मानता है, अगर वो मना करेंगी तो प्रेम उनके मर्जी के खिलाफ जाकर राई से शादी कर लेगा। पराग फिर इधर ये सुनकर कहता है कि मैं बा को क्यों रोकूंगा भला, वो सही कर रही हैं जो कर रही हैं। अब हमने गौतम जी और प्रार्थना की कुंडली तो मिलवाई थी ना, तो देखो ना प्रार्थना कितनी खुश है। ख्याति फिर इधर बोलने लगती है कि क्या आपको सच में लगता है कि प्रार्थना खुश है? पराग फिर चौंकते हुए पूछता है कि मतलब क्या है आपका, आप कहना क्या चाहती हैं? ख्याति फिर बोलते कि पता नहीं पराग जी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रार्थना कुछ छुपा रही है हमसे, आपको नहीं लगता क्या ऐसा? पराग फिर बोलता है कि जी नहीं, और आप भी ऐसा वैसा सोचना बंद कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ अगर होता तो प्रार्थना मुझे ज़रूर आकर बताती। और दामाद जी इतने समझदार हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे प्रार्थना को तकलीफ हो। और वो बेचारे तो अपने घर बार छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि राजा और अनिल तो बिजनेस चलाने के लायक ही नहीं है। तो ख्याति जी सोचिए, जो मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है तो वो प्रार्थना को कितना खुश रखता होगा। फिर पराग ये कहता है कि इसलिए अगर बा को कुंडली मिलवाकर शादी करवानी है ना, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बा इस घर की बड़ी हैं, तो उन्हें जो भी कुछ करना है वो कर सकती हैं, मैं उन्हें नहीं रोकने वाला। ख्याति फिर इधर से बोलती है कि लेकिन अगर प्रेम और राही को पता चलेगा तो आप जानते हैं ना क्या होगा, कहीं प्रेम फिर से गुस्सा होकर घर छोड़कर ना चला जाए।
पराग फिर इधर से ये सुनकर कहता है कि प्रेम क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं इस डर में जीने वाला नहीं हूँ। और आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर वो लड़का हमारा नहीं होगा ख्याति जी। ख्याति इधर फिर बोलती है कि ना हो, पर कम से कम आंखों के सामने तो रहेगा ना वो। पराग फिर बोलता है कि प्रेम की तरह शायद आपके सर पे भी अनुपमा जी और राही का भूत चढ़ गया है, पहले उसे उतारिए, यही अच्छा होगा। तो अब चलिए, बात आती है कि हम उनके साथ मंदिर चलें। कहकर फिर पराग वहाँ से चला जाता है। इसी बीच फिर हम प्रार्थना को देखते हैं, जो कि पराग और ख्याति के बीच की सारी बातें सुन लेती है। दूसरी ओर फिर हमें अनु की रसोई दिखाया जाता है, जहाँ प्रेम राही को बाहों में भर रहा होता है। राही फिर डरते हुए प्रेम से बोलती है कि प्रेम कोई देख लेगा, क्या कर रहे हो। प्रेम फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर कोई देखेगा ना तो खुद ही शर्मा के चला जाएगा। फिर राही इधर बोलती है कि शर्म हमें आनी चाहिए क्योंकि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। तभी प्रेम उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है कि इतनी सी बात, तो आंखें बंद करो, अभी कर लेते हैं शादी। इस एक पल में उस जिंदगी का सपना देख लेते हैं जिसके हर पल में तुम हो। फिर राही प्रेम से कहती है कि ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ जो सपना तुमने देखा है। फिर इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राही और प्रेम अपने सपने में डूब जाते हैं, जहाँ दोनों की शादी होती है। फिर हम देखते हैं कि राही प्रेग्नेंट भी हो जाती है और राही को एक छोटा सा बेबी होता है। आगे हम फिर दिखाया जाता है कि राही और प्रेम अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे होते हैं, जहाँ वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। तभी प्रेम के पास एक मैसेज आता है, तो राही और प्रेम अपने ख्यालों से बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रेम वो मैसेज पढ़कर शॉक्ड रह जाता है। तभी राही इधर से पूछती है कि क्या हुआ प्रेम। तो प्रेम इधर गंभीर स्वर में बोलता है कि प्रार्थना ने बताया कि मोटी बा ने हमारी कुंडली मिलवाई है और अब वो मंदिर में अनु मैम से मिलने वाली है। फिर ये सुनकर प्रेम मंदिर जाने लगता है, लेकिन राही उसे रोक लेती है और समझाती हुए कहती है कि तुम वहाँ नहीं जाओगे प्रेम, और बड़ों के बीच में मत पड़ो। हो सकता है वो शादी का मुहूर्त निकाल रहे हों या फिर कोई दोष ठीक करवाने की बात कर रही हों। और वैसे भी तुम्हारी मोटी बा की तरह मेरी बा भी तो कुंडली में विश्वास रखती है ना। प्रेम फिर इधर ये सुनकर कहता है कि चाहे कुंडली मिले या ना मिले, तब भी शादी मैं सिर्फ तुमसे ही करूंगा राही। तभी हम देखते हैं कि राही के पास भी एक मैसेज आता है और वो पढ़कर चौंक जाती है। सीरियल के अगले सीन में फिर मंदिर के अंदर पराग, ख्याति और मोटी बा अनुपमा का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अनुपमा, बापूजी और राही तीनों वहां पर आते हैं। तो इधर फिर मोटी बा राही को देखती है और ख्याति को आकर बोलती है कि हमने कहा था ना कि प्रेम को नहीं पता चलना चाहिए, अब ये लड़की यहाँ पर आई है तो ये सब कुछ जाकर प्रेम को बता देगी। ख्याति फिर इधर से बोलती है कि पर बा, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। फिर हम देखते हैं कि राही आती है मोटी बा के पास और बड़े ही आत्मविश्वास से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपने सिर्फ यहाँ पे बड़ों को बुलाया था, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मैं भी आपको एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, और मेरी मम्मी कुछ मुझसे छुपाती नहीं, इसलिए आज मुझे वो अपने साथ लेकर आई है। और मैं ये बोल रही हूँ कि जो आप कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। मैं बस आपसे इतना बोलना चाहूँगी कि सिर्फ कुंडली दिखाकर आप ये फैसला मत लीजिए। इंसान अगर ठान लेना तो किस्मत की लकीरों को भी बदल सकता है, इसलिए कुंडली से ज़्यादा ज़रूरी दिलों का मिलना होता है। और मैं और प्रेम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और आपके पंडित जी ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये कुंडली बनवाई है, जो एकदम सटीक नहीं होती है। फिर मोटी बा इधर से ये कहती है कि पर तुम्हारी माँ ने तो हमें जन्म का समय ही नहीं दिया। तभी अनुपमा इधर से ये कहती है कि जन्म का समय नहीं दिया क्योंकि मैं खुद जन्म का समय जानती नहीं। मोटी बा फिर पूछती है कि आपको जन्म का समय नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो उसकी माँ हो ना। तो अनुपमा फिर इधर से बोलती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने राही को जन्म नहीं दिया, बल्कि उसे मुंबई के एक छोटे से आश्रम से गोद लिया था। ये सुनकर फिर इधर पराग, मोटीबा और ख्याति तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। फिर पराग इधर खुद से कहता है कि गौतम जी से ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिस हो गया। फिर इधर अनुपमा ये कहती है कि भले ही राही से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन राही मेरे सबसे लाडली है। वैसे प्रेम को सब कुछ पता है, तो आप लोगों को इस बारे में नहीं पता कैसे। मुझे लगा कि आपने हमारी छानबीन की थी तो तब आपको सब कुछ पता लग गया होगा, इसलिए इससे पहले मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। खैर अच्छा है, शादी से पहले ये बात सामने आ गई। मोटीबा फिर इधर से बोलते कि राही आपकी सगी बेटी नहीं है, तो इसका और आपका रिश्ता क्या है। अनुपमा फिर बोलते कि वही है जैसे यशोदा मैया का कान्हा जी से था। मैंने भले ही इसे जन्म नहीं दिया, पर फिर भी मेरा इससे रिश्ता बहुत ही गहरा है, क्योंकि ये तन का रिश्ता नहीं बल्कि मन का रिश्ता है। इसलिए वसुंधरा जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे अपनी लाडली की खुशी मांगती हूँ, और उसकी खुशी है प्रेम। और रही बात कुंडली की, तो जब मेरी वनराज शाह से शादी हुई थी ना, तो एक बार नहीं बल्कि 4 बार गलत पंडित से कुंडलियाँ मिलवाई थी हमने। परफेक्ट भी थी, लेकिन उस शादी में एक भी दिन मुझे सुख नसीब नहीं हुआ। और दूसरी बार जब अनुज से शादी हुई तब कुंडलियाँ नहीं मिलवाई गई क्योंकि दिल मिल गए थे, इसलिए तो उस प्यार की उम्र हमसे ज़्यादा लंबी है। आज अनुज यहाँ पर नहीं है, कल मैं यहाँ नहीं रहूँगी, लेकिन मान का जो प्यार है ना, वो हमेशा था, है और रहेगा। फिर राही इधर मोटीबा से कहने लगते कि मोटीबा, आप करोड़ों मील दूर बस इन सितारों की बात मानेंगी या फिर जस्ट 2 कदम के दूर पे खड़े इंसानों की बात। और रिश्ता इंसान और परिवार को देखकर होना चाहिए, ये मीलों दूर सितारों को देखकर नहीं। और प्रेम को मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो आज आप सबको भी सब कुछ पता चल गया। फिर अनुपमा इधर बोलती कि वसुंधरा बा, हमने जो बोलना था हमने बोल दिया, तो अब आपको जो बोलना है वो बोलिए। मोटीबा फिर इधर से कहने लगते कि हम यहाँ पर ये बोलने आए थे कि आपकी बेटी राही की कुंडली में दोष है, लेकिन अब पता चला कि इसका प्रेम की लाइफ में आना ही दोष है।
और पंडित जी ने कहा था कि राही के कारण हमारे प्रेम की ज़िंदगी को खतरा है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरा तो हमारे परिवार के सम्मान को है। अगर हमें पता होता कि ये लड़की अनाथ है तो हम कभी भी इसे स्वीकार नहीं करते। फिर मोटी बार राही से ये कहते कि और तुमने अभी अभी बोला ना कि शादी दो परिवारों के बीच में होती है, पर तुम्हारा तो परिवार ही नहीं है। फिर ये सुनकर इधर अनुपमा मोटीबा को टोकते हुए कहती है कि संभाल के वसुंधरा जी, आप एक माँ के सामने उसकी बच्ची को अनाथ बोल रही हैं, तो मैं इसका परिवार भी हूँ और इसकी माँ भी हूँ। फिर मोटीबा इधर बोलती है कि पर हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है अनुपमा जी कि इसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है। पराग भी फिर इधर से बोलता है कि परवरिश आपकी है लेकिन खून किसी और का, पर है किसका। अनुपमा फिर इधर से बोलते कि पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मोटीबा फिर बोलते कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है। जिस लड़की के माँ बाप का कोई अता पता ही नहीं है वो कोठारी खानदान की बहू ही नहीं बन सकती। अनुपमा फिर इधर से बोलते कि अगर मैं कहूँ कि राही को जन्म देने वाली माँ को मैं जानती थी तो आप क्या कहेंगी। फिर अनुपमा सब कुछ बताने लगती है और कहते हैं कि शादी होते ही मैं और अनुज मुंबई गए थे, तो वहाँ अनुज के दोस्त का एक आश्रम था और वहाँ हमें वो छोटी सी बच्ची दिखी जिसे देखते ही उससे प्यार हो गया हमें। तो अनुज और मैं फॉस्टर पेरेंट्स बनकर हमारी छोटी को हमारे घर ले आए, लेकिन फिर अचानक एक दिन इसकी जन्म देने वाली माँ माया वापस आ गई। तो अब मेरी राही की जन्म देने वाली माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे पालने वाली माँ आपके सामने खड़ी है। इस पे जो भी संस्कार है ना वो मेरे और अनुज के दिए हुए हैं, तो समझ लीजिए कि ये मेरी ही परछाई है। मोटीबा फिर ये सुनकर कहते कि पर आपकी ये परछाई घाट घाट का पानी पीकर आई है अनुपमा जी। कभी मुंबई, कभी अहमदाबाद, तो कभी द्वारका जी, कभी यहाँ पली तो कभी वहाँ पली और घर से भी भागी। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये शादी के बाद नहीं भागेगी। आपके लिए सिर्फ प्यार काफ़ी होगा, लेकिन हमारे लिए नाम, खानदान, खून, चरित्र, ये सब प्यार से बड़ी चीज़ होती है। तो ये लड़की हमारे खानदान के लिए सही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि प्रेम अचानक वहाँ पर आकर जोर से कहता है कि लेकिन मेरे लिए राही ही सही है, शादी करूँगा तो सिर्फ मैं उसी से ही करूँगा। फिर पराग प्रेम को रोकते हुए कहता है कि तू हर बात पर परिवार के खिलाफ क्यों जाता है। प्रेम फिर आंखों में आंसू और गुस्सा लिए कहता है कि मैंने यही आपसे सीखा है। जब आपने बा के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से ख्याति से शादी की थी तो गलत मैं कैसे हुआ, गलत आप हुए। इसलिए जब आप गलत हो सकते थे तो आपको मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। फिर प्रेम मोटीबा को कहता है कि मोटीबा, मैं और राही शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आपने पुश किया, हमें इमोशनल ब्लैकमेल किया, और अब आप कह रही है कि राही आपके खानदान की बहू नहीं बन सकती। फिर प्रेम ये कहने लगता है कि और मैंने अनु मैम और राही से झूठ कहा कि मैं अनाथ हूँ और उन्हें धोखा भी दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्हें इंसान की नीयत और उनका प्यार दिखता है, ना कि उसका पास्ट। और अगर राही उसके एडॉप्टेड होने का सच शादी के बाद बताती तो तब आप लोग क्या कर लेते। मोटीबा फिर इधर से बोलते कि इस समाज में एक परिवार अपने नाम से सम्मानित होता है, गोत्र, कुल, इस सब का अगर पता ना होना तो शादी कैसे हो सकती है। फिर अनुपमा इधर मोटीबा की बात का जवाब देते हुए कहते कि सीता मैया ने भी तो राजा जनक के घर जन्म नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो प्रभु श्री राम के साथ ब्याही गई ना। तो जब एक दत्तक पुत्री का विवाह संसार के सबसे बड़े कुल रघुकुल में हो सकता है तो फिर आपके कुल में क्यों नहीं। ये सुनकर फिर इधर मोटीबा का मुंह बंद हो जाता है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि पंडित जी मंदिर में आते हैं और मोटीबा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने कुंडली देखने में गलती कर दी थी। राही और प्रेम की कुंडली एकदम सही बैठती है। फिर ये सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है और प्रेम इधर कहने लगता है कि अगर प्यार सच्चा हो ना तो कान्हा जी भी ग्रहों की चाल बदल देते हैं। फिर अनुपमा भी इधर मोटीबा से कह रही होती है कि अगर बच्चे अपना भाग्य खुद बनाना चाहते हैं ना तो क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मोटीबा अपनी गलती मानकर राही को स्वीकार करेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे एंटरटेन्ड।